हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज साथियों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सोशल फार्मेसी डी फार्म का। तो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप सभी लोग से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी सोशल फार्मेसी में आने वाले क्वेश्चंस हैं मैं पूरा इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ आंसर सहित। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स, यहाँ पर कुछ दिए गए वर्ड्स हैं, इनके फुल फॉर्म आपको आएंगे। जैसे है एमडीजी, एमडीजी का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। एमडीजी का फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। बात करता हूँ सेकेंड वर्ड्स एनएचएम, एनएचएम एनएचएम इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, बात करता हूँ थर्ड वर्ड्स की एनआरएचएम, इसका मतलब क्या होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, फोर्थ नंबर है एनयूआरएचएम। ठीक है, एनयूएचएम, एनयूएचएम नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन फुल फॉर्म है। अगला है एसडीजी, एसडीजी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये इसका फुल फॉर्म है। अगला फुल फॉर्म है आईयूडी, आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूरेटाइन। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ये है फुल फॉर्म। अब मैं बात करता हूँ साथियों स्टार्टिंग से। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सोशल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी क्या है, इसकी आपको डिफिनीशन लिखना है। तो क्या है सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोशल फैक्टर। सोशल फार्मेसी को कहाँ से लिया गया है, हमारे समाज के जो भी फैक्टर हैं वहाँ से इसको लिया गया है। सोशल फार्मेसी को सामाजिक फैक्टर से लिया गया है। दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज, जिनको हम क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि मेडिसिन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उनको कैसे यूज करना है सच एज मेडिसिन्स एंड हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स, और जो भी मेडिसिन्स हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हमें जो हमारी हेल्थ है उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है उसके बारे में भी जानकारियाँ देते हैं। रिलेशनशिप एंड प्रोसेस, और इसमें क्या क्या रिलेशनशिप है क्या क्या प्रोसेस है, तो ध्यान से सुनिएगा डिफिनीशन। सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस मेडिसिन यूज्ड सच एज मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट रिलेशनशिप एंड प्रोसेसेस। ठीक है, ये थी सोशल फार्मेसी की डिफिनीशन। अगर हम अपने शब्दों में मैं देखूं तो यहाँ पर है दूसरी परिभाषा जो आपके लिए सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सोशल फार्मेसी डिफाइंड एज द डीलिंग्स विथ द, ठीक है, सोशल फार्मेसी को परिभाषित किया जाता है डीलिंग्स विथ द किसके साथ, रोल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्या रोल है, पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, ये आप अगर पॉइंट वाइज लिख देंगे तो ये पर्याप्त आपको सोशल फार्मेसी की डिफिनीशन होगी। रोल ऑफ मेडिसिन, पेशेंट काउंसलिंग, सजेशन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हेल्थ केयर, मतलब पेशेंट के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हेल्थ केयर सेंटर में देना, ये क्या होता है सोशल फार्मेसी होता है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। ध्यान से देखिएगा क्या क्या है स्कोप सोशल ऑफ फार्मेसी के। तो पहला स्कोप है सोशल फार्मेसी इम्प्रूव द पेशेंट हेल्थ केयर। सोशल फार्मेसी क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है उसके हेल्थ को क्या करता है इम्प्रूव करने का कार्य करता है, ये इसका स्कोप है। दूसरा है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। जो फार्मासिस्ट होता है सोशल फार्मेसी में, ठीक है, वो क्या करता है उसका रोल होता है कि पब्लिक की हेल्थ में क्या करना, मदद करना। ठीक है, तीसरा इसका स्कोप है टू डिटरमाइन द पेशेंट प्रॉब्लम्स। पेशेंट की प्रॉब्लम्स को क्या करना, डिटरमाइन करना, पहचानना ड्यूरिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दवा को लेते समय जो हमारा पेशेंट है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी प्रॉब्लम्स को समझना। ये क्या है स्कोप है किसका, सोशल फार्मेसी का। फोर्थ स्कोप है सोशल फार्मेसी हेल्प द पब्लिक।
सोशल फार्मेसी मदद करता है, सहायता करता है पब्लिक का, पेशेंट का और मेडिकल स्टाफ का। ठीक है, स्टाफ ऑफ मेडिकल यानी मेडिकल स्टाफ क्या करता है, मदद करता है। तो ये थे साथियों यहाँ पर स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। एक यहाँ पर और स्कोप है, आप देख लीजिए। प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिस्क्रिप्शंस, मतलब जो भी दवाइयों की पर्ची लिखी हुई होती है उसकी प्रॉपर जानकारी देते हैं पेशेंट को। यह भी सोशल फार्मेसी के स्कोप के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है सोशल फार्मेसी आल्सो इम्प्रूव द गैप बिटवीन हॉस्पिटल। जो सोशल फार्मेसी है वो क्या करता है, जो भी गैप हैं हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स और मेडिसिन के बीच में, उनको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ये था साथियों पूरा सोशल फार्मेसी का स्कोप। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल फार्मेसी के अंतर्गत। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। पहला है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस, यानी प्रिस्क्रिप्शंस को देखना, जो भी पर्ची में लिखी गई दवाइयां हैं उनको देखना, ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है। डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शंस नॉन प्रिस्क्रिप्शंस, यानी जो प्रिस्क्राइब्स की गई मेडिसिन हैं उनको डिस्पेंस करना, और ना भी प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन को क्या करना, देना। ठीक है, यानी ओटीसी जो ड्रग्स होती हैं उनको भी क्या करते हैं, फार्मासिस्ट दे देते हैं। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं, ओटीसी ड्रग, ओवर द काउंटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तीसरा क्या है, प्रोवाइड पेशेंट हेल्थ केयर काउंसलिंग्स। तो पेशेंट की क्या करना, काउंसलिंग करना, ये किसका काम होता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट करना, और कम्युनिटी जो फार्मेसी है उसका मैनेजमेंट कौन करता है, फार्मासिस्ट करता है। पांचवा है एक्सपर्ट ऑन मेडिसिन, मेडिसिन का वो एक्सपर्ट होता है फार्मासिस्ट। तो ये सब इसके क्या है, स्कोप हैं, सॉरी ये हमारा रोल है फार्मासिस्ट का। ठीक है, द प्रोफिशिएंसी ऑफ मेडिकेशंस, मतलब मेडिकेशंस में एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, द डिलीवरी प्राइमरी एंड प्रिवेंट प्रैक्टिस। ठीक है, प्रिवेंटिव प्रैक्टिस जो क्या होता है, फार्मासिस्ट होता है उसको प्राइमरी डिलीवरी वो कैसे मतलब डील कर सकता है, कैसे ट्रीटमेंट दे सकता है, और वो कैसे रोगों को क्या कर सकता है, बचा सकता है, जो भी बीमार हैं, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दे सकता है। ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स एंड लीगल प्रैक्टिस, जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो प्रोफेशनल होता है, इथिकल होता है, और लीगल एक प्रकार का प्रैक्टिशनर होता है। ठीक है, अगला क्या होता है, कंटिन्यू प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट, और वो अपने आप को एक प्रोफेशनल तरीके से हमेशा क्या करने की, डेवलप करने की कोशिश में लगा रहता है। ये है साथियों रोल ऑफ फार्मासिस्ट, आपको याद हो गया होगा। अब मैं इसी में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करता हूं, ध्यान से देखिएगा। वेरियस डायमेंशंस आपसे पूछा जा सकता है, तो वेरियस डायमेंशंस में क्या क्या हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशन एंड एजुकेशन। अदर में हम ले लेते हैं तो अदर हेल्थ डायमेंशन कल्चरल, क्या होता है, कल्चरल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायमेंशन, ठीक है, डिटर्मिनेट फैक्टर के बारे में। चलिए यहाँ पर हम कुछ फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके लिए हो सकता है क्वेश्चंस में आपके आ जाएं, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो, ठीक है, एजुकेशन एंड लिटरेसी, शिक्षा और साक्षरता, ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, ये आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर जो आपको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, आपको रोगों से निदान दिला सकते हैं, जैसे धन और फाइनेंस हो जाएगा। सोशल कम्युनिटी, सामाजिक सामुदायिक, ठीक है, समुदाय जो होते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल जो केंद्र हैं, ठीक है, सिस्टम है, ये हमारे सब क्या हैं, सोशल डिटर्मिनेट फैक्टर हैं। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक्स स्टडी, जैविक एवं आनुवंशिकता का भी अध्ययन होना चाहिए। ये सब हमारे क्या है साथियों, डिटर्मिनेट फैक्टर के बारे में हमने यहाँ पर बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स के बारे में। तो क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में चलिए देखते हैं। मेन डिटर्मिनेट द हेल्थ कंडीशंस, यहाँ पर मुख्य जो होता है वो हेल्थ की कंडीशंस को क्या करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं। इंडिकेटर और क्या है, मोर्टेलिटी हो जाएगा, मोरेबिलिटी हो जाएगा, यानी यहाँ पर जन्म दर है, यहाँ पर मृत्यु दर है। ठीक है, इसे हम बोलेंगे जन्म दर, इसे बोलेंगे मृत्यु दर, ठीक है, इसे बोलेंगे डिसेबिलिटी रेट। डिसेबिलिटी यानी जो अपंग, ठीक है, अपंगता दर, ठीक है। न्यूट्रिशनल यानी पोषण, ठीक है, पोषण, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, जो भाई हमारे हेल्थ केयर के क्या है, डिलीवरी है, इंडिकेटर हैं,
यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर, हम कितना उसको खर्च कर रहे हैं उसका क्या रेट है उसका इंडिकेटर। सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, हम समाज में या हमारे समाज में जो भी लोग रह रहे हैं वो कितना सोशली हेल्थ हैं, मेंटली कितना हेल्थ हैं, ये सब इंडिकेटर होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, सोशल इकोनॉमी, ठीक है, और हमारा हेल्थ पॉलिसी, ये सब हमारे क्या है साथियों, हमारे ये इंडिकेटर हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए। चलिए साथियों, मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। व्हाट इज डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या होता है इसके बारे में समझिए। डेमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, डेमोग्राफी को ग्रीक वर्ड्स से लिया गया है। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शंस ऑफ पीपुल, पीपुल की जानकारी, ठीक है, लोगों की जानकारी, ठीक है। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफी का अध्ययन क्या होता है, पॉपुलेशंस की क्या साइज को हम क्या कहते हैं, अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं। पॉपुलेशंस की साइज के अध्ययन को हम डेमोग्राफी कहते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या क्या साइज हो सकते हैं, जैसे चेंजेस इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या होना, चेंजेस होना, बदलाव होना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपुल, पीपुल का बंटना, डिस्ट्रीब्यूशन होना। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मिलना, कंपोजिशन होना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजेस, ठीक है, मतलब कम होना या बढ़ जाना, ठीक है, ये चेंजेस हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग अलग हो जाना, ठीक है। कंपोजिशन मतलब एक के साथ और एक के साथ मिल जाना, यानी कहाँ पे, मान लीजिए एक गांव है उसमें अलग अलग कास्ट के जो भी लोग रह रहे हैं वो क्या हैं, वो एक प्रकार का कंपोजिशन है ऑफ पॉपुलेशन। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी आबादी में लोग रहते हैं, ये होता है डेमोग्राफी। अब अगर मैं दूसरे शब्दों में डेमोग्राफी को समझाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, डेमोग्राफी आर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ठीक है। जो हमारा पॉपुलेशंस का साइंटिफिक स्टडी है उसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशंस की जो साइंटिफिक स्टडी है उसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं, ठीक है। डेमो का मतलब होता है पीपल और ग्राफी का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी लोगों का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो भी चेंज हो रहा है उसी के अध्ययन को क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डेमोग्राफी कह सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ द कंपोनेंट ऑफ चेंज विच में बी आइडेंटिफाई, ठीक है, नेशनैलिटी। हम ऐसे कौन कौन से जो हमारे कंपोनेंट हैं जिनके चेंज होने पर हम उनकी नेशनैलिटी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो है हमारा मोर्टेलिटी मतलब जन्म दर, ठीक है, टेरिटोरियल मूवमेंट यानी माइग्रेशन, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, चेंज ऑफ स्टेटस, स्टेटस का चेंज होना, ठीक है। तो ये सब हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी नेशनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मोरेबिलिटी हो जाएगा, टेरिटरी हो जाएगा या माइग्रेशन हो जाएगा, सोशल मोबिलिटी हो जाएगा, चेंज ऑफ स्टेटस जिसे हम बोलते हैं। तो इसको दिया किसने था, इसको दिया था डोकैन ने और हॉसर ने। कब दिया था, 1972 में। तो ये था साथियों आपका क्वेश्चन। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पॉर्टेंट ऑफ डेमोग्राफी क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफी का वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट है हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी डिपेंड अपॉन द डायनामिक्स रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड देयर कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफी का, यदि हम डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग कोई भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं, वहाँ पर कितने बिरादरी के लोग रहते हैं, कितने में उनमें क्या है संबंध है, कैसे वो रहते हैं, तो वो सब चीज़ें हम उसके डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग जान सकते हैं, ठीक है। और हम उसको उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए। अगला हमारा है, ये बात समझ में आ गई आपको, क्या क्या उनके बीच में संबंध है, डायनामिक संबंध है, ठीक है। अगला हमारा है प्लानिंग ऑफ हेल्थ सर्विस कैन बी गाइड बाई डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। मतलब हम जो भी प्लान करते हैं उसकी डेमोग्राफी को देख करके, ठीक है। मान लीजिए हमारे गांव में
4,000 लोग हैं, अगर हम उसके 4,000 लोगों की जनगणना नहीं करेंगे तो हमें वहाँ पर नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। और वहाँ पर हम 4,000 लोगों के लिए जो भी, मान लीजिए अभी कोरोना आपके फ़िलहाल में था, तो 4,000 लोगों के लिए हम कैसे दवाइयाँ भिजवाएंगे। ठीक है, तो वो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को लिए, और उसके बारे में हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डेमोग्राफी होता है। अब यहाँ पर अगला जो आपके लिए एग्जांपल्स मैं लेके आया हूँ वो ध्यान से सुनिए। हाउ मैनी हेल्थ यूनिट डू वी नीड, मतलब वहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोगों को आवश्यकता है हेल्थ यूनिट की। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, इसी से हमें पता चलेगा कि वहाँ पर कितने लोग बीमार हैं, कितने लोगों को दवा की आवश्यकता है, जब हमें उसका डेमोग्राफी पूरा पता होगा। How to distribute them in the community in order to be accessible to the target population, मतलब कितने ऐसे वहाँ पर लोग रहते हैं जिनको इनकी जिस चीज़ की आवश्यकता है वह वहाँ तक पहुँच सकती है या नहीं, हमें वहाँ पर उसके डेमोग्राफ से पता चलता है। तो ये था साथियों इसका इम्पोर्टेंस, कुछ मैंने यहाँ पर जो आपके लिए लाया था। अब मैं यहाँ पर कुछ इंक्लूड करने वाला हूँ फिर से। सोर्स ऑफ डेमोग्राफी क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम डेमोग्राफी को कहाँ कहाँ से जान सकते हैं, जैसे जनगणना से। ठीक है, हम डेमोग्राफी का पता कर सकते हैं। विटल रजिस्ट्रेशन से हम पता कर सकते हैं। सैंपल सर्वे से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं उस एक स्पेसिफिक क्षेत्र में। पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन करवा करके, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवा करके हम वहाँ की जो भी जनसंख्या है, जो भी पॉपुलेशन है उसको हम जान सकते हैं। डेमोग्राफिक सर्विलांस सिस्टम्स के द्वारा भी हम उसको जान सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स के द्वारा भी हम उसको जान सकते हैं। तो आप याद रखिए, धीरे धीरे विटल रजिस्ट्रेशन, स्कूल एनरोलमेंट, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, सैंपल सर्वे, विटल रजिस्ट्रेशन, सेंसस। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पर देखिए लिखा है सोशल एनरोलमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, हम कितना इनकम टैक्स, किस जगह के लोग कितना इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, वोटर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और डायनामिक जो डेमोग्राफिक प्रोसेस है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेमोग्राफ के बारे में पता कर सकते हैं। उसके ये सब सोर्स हैं। अब मैं बात करता हूँ साथियों, इसमें कुछ मैंने इंक्लूड किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डेमोग्राफिक प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर उसके समझने वाले हैं, की के बारे में। तो देयर आर यहाँ पर 5 मेन की हैं। ठीक है, जो इसके प्रोसेस को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे है, पहला है बर्थ है, दूसरा माइग्रेशन है, तीसरा डेथ है, चौथा मैरिज है, और पांचवा सोशल मोबिलिटी है। ठीक है, मोबिलिटी है, क्या है, मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इन पांचों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट लिखना होगा, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, बर्थ आर डिफरेंट बाय द फर्टिलिटी, जो हमारी फर्टिलिटी होती है उसी के द्वारा हमारा क्या होता है, बर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, माइग्रेशन बाय प्रोसेस बाई माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, किसी एक प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, मान लो जिसको जहाँ पर आवश्यकता है वो वहाँ पर जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। डेथ क्या होता है, मोरबिलिटी होता है, यानी मृत्यु दर पे क्या होता है, डेथ होता है। ठीक है, उस पर वो निर्भर होता है। इन दैट वाज फर्टिलिटी इज रिलेटेड द टू पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर फर्टिलिटी जिस भी क्षेत्र की अच्छी होती है वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, एंड द मोर्बिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, अगर जहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होती है वहाँ पर पॉपुलेशन का क्या होता है, रेट डिक्रीज हो जाता है। ये आपको लिखना है। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। सिमिलरली माइग्रेशन इज आल्सो रिलेटेड टू द पॉपुलेशन चेंज, और जो माइग्रेशन है वो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन चेंज को दर्शाता है। ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जो व्यक्ति चला जाता है तो जहाँ पर पहले रह रहा था वहाँ की जनसंख्या में तो कमी आ जाएगी, लेकिन जहाँ पर जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगी, जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। यही होता है हमारा पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, वो जा रहा है और आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एलिमेंट ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के क्या क्या एलिमेंट है उसके बारे में। जैसे एलिमेंट है, साइज है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन में क्या क्या है, सेक्स रेशियो है, एज ग्रुप है, पॉपुलेशन साइज है। पॉपुलेशन साइज में दो चीज़ें हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया।
ठीक है, यह है एलिमेंट किसका, डेमोग्राफी का, जिसके द्वारा हम डेमोग्राफी को भी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ चेंजेस, किस किस के कारण जो हमारा क्या होता है, डेमोग्राफ चेंज होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, मैरिज, ठीक है, तो यही आपका घुमा फिरा के सब कुछ बार बार वही चीज़ें आ रही है। अगर आप एक चीज़ अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, यानी डेमोग्राफिक स्टेज क्या क्या है। तो आपके यहाँ पर 5 स्टेजेज हैं जिनको मैं आसानी से समझाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर स्किप कर देंगे तो वो आपकी गलती है, फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, और यही क्वेश्चंस कल आने वाले हैं, ठीक है। हाई स्टेशनरी स्टेज पहला है आपका, क्या है, पहला स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी इस स्टेज में हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता है। नो एनी चेंज इन साइज एंड पॉपुलेशन, कोई भी जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती, यानी दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड, अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली मतलब तेजी से, एक्सपेंड होना मतलब फैलना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें साथियों यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है। डेथ रेट मान लीजिए 10 हुआ है और बर्थ रेट कितना हुआ है, 15 हुआ है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, लेकिन जल्दी से हुआ है। क्या हुआ है, जल्दी से हुआ है, ठीक है। इन दिस स्टेज डेथ रेट इज डिक्लाइन, डेथ रेट का है, कम है, एंड बर्थ रेट नो चेंज, लेकिन बर्थ रेट क्या है, मान लीजिए 10 मरे हैं, ठीक है, और 15 क्या थे, पहले थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे, 10 लोग मर गए लेकिन 15 लोग थे, ठीक है। तो 5 का फिर भी इसमें वृद्धि हुई ना, 5 की वृद्धि जब हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। लेट एक्सपेंडिंग मतलब धीरे धीरे क्या होना, फैलना, ठीक है। इन दिस स्टेज, ठीक है, बर्थ रेट बींग्स टू डिक्लाइंस, मतलब शुरू में ही क्या हो जाएगा, बर्थ रेट कम हो जाएगा, एंड डेथ रेट स्टिल डिक्रीज, और जो हमारा क्या है डेथ रेट है वो भी क्या हो जाएगा। मान लीजिए पहले 5 थे, पैदा हुए, बर्थ हुए, लेकिन क्या हो गए, ये 3 इसमें से मर गए, ठीक है, 3 क्या हो गए, मर गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 2 की इंक्रीज हुए, 2 क्या हुए, इंक्रीज हुए, यानी पॉपुलेशन में क्या हुए, वृद्धि हुई, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मैं अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लो स्टेशनरी स्टेज है। लो स्टेशनरी स्टेज का मतलब होता है कि इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों धीरे धीरे होगा, ठीक है। इन दिस स्टेज द कैरेक्टरिस्टिक्स बाई अ लो बर्थ रेट, ठीक है। मान लीजिए 5 पैदा हुए हैं और 5 मरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉपुलेशन साइज होगी वो स्टेबल होगी, यानी वो क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है, स्टेबल होगी, क्या होगी, स्टेबल होगी। ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है, दोनों क्या हो जाएंगे, नो चेंजेस, इस पर क्या नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेबल हैं। अब मैं बात करता हूँ 5वें पॉइंट की, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज का मतलब यहाँ पर यह है कि इन दिस स्टेज बर्थ रेट इज लोअर, ठीक है, बर्थ रेट एकदम मान लीजिए लोअर है, 1 है, डेथ रेट, ठीक है, वो भी क्या है, 1 ही है, यानी वहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये दोनों 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन एकदम डाउन हो जाएगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिक्लाइन स्टेज। तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए साथियों, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं और अगले क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल हेल्थ पॉलिसी? आप नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? तो देखिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन समझिए, फिर उसका एम समझिए, फिर कौन कौन सी पॉलिसी आई है मैं उसको भी समझाऊंगा यहाँ पर।
तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक प्रकार की स्ट्रेटजी है। क्या है? स्ट्रेटजी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज अ स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजिंग द सोशल यूजेज। समाज में जो भी यूज हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की, उसको बैलेंस करने की एक प्रकार की क्या है? स्ट्रेटजी है। ठीक है। इट इज़ हेल्थ नॉलेज टू इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारे हेल्थ के बारे में जानकारियां हैं उनको क्या करना? देना, ऑब्जेक्ट करना, प्रदर्शित करना, ये हमारा क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। ठीक है, बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी एक प्रकार की स्ट्रेटजी है जो कि हमारी कंट्रोल करती है और ऑप्टिमाइज करती है सोशल यूजेस को। सामाजिक जो भी यूजेस हैं उनको क्या करती है? उनको कंट्रोल करती है, ऑप्टिमाइज करती है। एक प्रकार की यह स्ट्रेटजी है जो कि हमारे हेल्थ के जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उनको भी क्या करती है? बताती है। ठीक है, कि हमें कैसे हेल्थ रहना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ें। ठीक है, तो ये है हमारा हेल्थ, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब इसका एम क्या है? एम समझिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इज अ डिसाइडेड, नेशनल हेल्थ पॉलिसी डिसाइड करती है द कंप्लीट। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इसका एम है कि ये क्या काम करती है कि जो भी व्यक्ति फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्थ है वह व्यक्ति क्या है? एकदम हेल्थ है। ठीक है, अगर वह फिजिकली हेल्थ है, मेंटली मतलब स्वस्थ है, और क्या है? सोशली स्वस्थ है, तो वो एक प्रकार से स्वस्थ पर्सन है। ठीक है, ये इसका एम है। ये क्या करता है? चेक करता है और डिसाइड करता है। ड्यू टू चेंजिंग्स आवर नेशनल कंडीशंस, जो भी हमारी नेशनल्स की, जो हमारी राष्ट्र की कंडीशंस हैं कुछ चेंज हो रही हैं। किसके कारण? देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, ठीक है, पॉल्यूशन के कारण, न्यू डिजीज कंडीशन के कारण ये क्या हो रही है? हमारी जो भी नेशनल कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। ड्यू टू चेंजिंग के दौरान आवर नेशनल कंडीशंस, जो हमारी राष्ट्र की स्थितियां हैं कैसी हैं, क्या क्या चेंजेज होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, न्यू डिजीज कंडीशंस हो रही हैं। ठीक है, वी आर नॉट इंश्योर द आवर इन्वायरमेंटल सोसाइटी, हम ये इंश्योर नहीं है अपने जो भी कि हमारी समाज क्या हो रहा है, हमारा समाज डेवलप कर रहा है, हम यह पक्का नहीं कह सकते हैं। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलीज द वेरियस प्रोग्राम्स, और इस प्रकार से जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, वो इसके लिए अनेकों प्रकार के प्रोग्राम्स को क्या करते हैं? निकालते रहते हैं। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्टार्टेड 1978 एट अल्मा अटा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी की जो शुरुआत है वो 1978 में अल्मा अटा कजाकिस्तान से हुई है। बातें सभी को इतनी क्लियर हो गई साथियों? चलिए मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ तीन जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैं उनके बारे में। तो 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी तीनों हैं इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई है, दूसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में आई है, तीसरी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई है, जो अब हमारे इंडिया में चल रही है। उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन मार्च 2017। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा मार्च 2017 में लॉन्च की गई है। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, लॉन्च किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इन दिस पॉलिसी द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट विल शिफ्ट फ्रॉम केयर ऑफ द सिक। इस पॉलिसी का मेन फोकस यह है कि गवर्नमेंट जो भी दे रही है, जो भी सुविधाएं दे रही है, केयर ऑफ सिक जो भी बीमार हैं उनकी देखभाल करना, टू वेलफेयर ऑफ सिक जो भी हमारे क्या हैं, वेलफेयर है, फैमिली वेलफेयर है, उनकी जो भी बीमार लोग हैं उनकी क्या करना, देखभाल करना, ये इस पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दिस इज द थर्ड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ये क्या है, एक प्रकार का तीसरा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, द मेन गोल ऑफ NHP इज टू ब्रिंग डाउन द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। मतलब इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है यह 5 साल के बच्चों में क्या है, उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वह डाउन होती जा रही है, उसी को यहाँ पर देखा जाता है, समझा जाता है, उसको
उसको क्या किया जाता है, सुधारा जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला, एम टू रिड्यूस बाई 25 प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, ठीक है, फ्रॉम डिजीज सच एज हार्ट डिजीज। मतलब इसका एम है कि जो भी 25% लोग हैं वो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होते हैं, जिनकी जन्म दर 25% ऐसे होते हैं जो प्री मेच्योर हो जाते हैं और डिजीज के क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, जैसे हार्ट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, रिस्पायरेटरी सिंड्रोम्स। इस प्रकार के डिजीज उन लोगों को हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं, प्री मेच्योर होते हैं। तो इसको क्या करना, कंट्रोल करना किसका काम होता है, थर्ड नेशनल पॉलिसी का काम होता है। किसका काम होता है, थर्ड नेशनल पॉलिसी का काम होता है। अब अगला इसका क्या है उद्देश्य, इलिमिनेट द लिप्रोसी बाय द ईयर्स 2018। मतलब इलिमिनेट करने का इन्होंने क्या किया था, प्रण लिया था कि 2018 में हम लिप्रोसी नामक बीमारी को क्या कर देंगे, पूरा हटा देंगे। ठीक है, अगला था इनका इलिमिनेट द कालाजार, ठीक है, बाई द 2017, ईयर 2017 में इन्होंने क्या किया था, प्रण लिया था कि जो कालाजार नामक बीमारी है उसको ये क्या कर देंगे, इंडिया से ख़त्म कर देंगे। जैसे टीबी को ख़त्म करने का क्या चल रहा है, प्रोग्राम कई चल रहे हैं। इलिमिनेट द लिम्फेटिक फिलेरियासिस बाई द 2017, ये भी प्रण लिया गया था कि जो लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो डिजीज है उसको 2017 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये था साथियों आपका थर्ड नेशनल पॉलिसी 2017। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ NRHM के बारे में। तो NRHM के बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा, NUHM के बारे में भी डिटेल में बात करूँगा। लेकिन हाँ, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ NRHM के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, यह एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, बातें सभी को समझ में आ रही होगी, तो ऐसे ही आपको लिखना है, इट इज़ अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, देयर आर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है NRHM, दूसरा है NUHM। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं NRHM के बारे में। आपको ऐसे ही लिखते जाना है, नंबर पूरा मिलेगा। NRHM इज बेसिकली बिलोंग टू द रूरल एरिया। जो NRHM है ये बेसिकली सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है, यह देखने को मिलता है। ठीक है, NRHM आर प्रोवाइडेड पब्लिक प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ विलेजर्स। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो NRHM क्या करता है, उनको प्राथमिक जो ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं। ठीक है, इट मिशन अंडर, इस मिशन में के अंतर्गत क्या क्या आता है, CHC आता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, PHC आता है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, और सब सेंटर्स इसके अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्लिनिक कहते हैं। ठीक है, क्लिनिक, ठीक है, जो क्लिनिक होते हैं उनको हम इसी के अंतर्गत रखते हैं। दिस मिशन इज गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यह मिशन किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो आई होप आपको NRHM समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ NUHM के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। NUHM क्या होता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, यानी यह शहरी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का मिशन है। इट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स, यह भी एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, NUHM इज बेसिकली बिलोंग टू द अर्बन एरियाज, यानी सिटी एरिया में यह पाया जाता है, वहाँ से इसका संबंध होता है। इट मिशंस लॉन्च इन 1 अप्रैल 2013, इस मिशंस को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2013 में। कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 2013 में। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, बाई दिस मिशंस प्रोवाइडेड मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स एंड ऑल टाइप्स ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट या सिटीजन्स। मतलब इस मिशन के अंतर्गत जो भी मल्टी स्पेशलिस्ट क्या होती हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स होती हैं जो सभी प्रकार के ट्रीटमेंट को क्या करते हैं, देते हैं, रोगियों को दिए जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रोवाइड्स करवाते हैं, देते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस मिशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जैसे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आती हैं इस मिशन के अंतर्गत, दूसरा है रेफर्ड हॉस्पिटल आती हैं,
NUHM के अंतर्गत स्पेशल डिजीज हॉस्पिटल्स आती हैं, तो ये आपको लिखना होगा। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, रेफर्ड हॉस्पिटल्स, सुपर डिजीज, ठीक है, स्पेशल डिजीज हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, इस NUHM के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप आपको NUHM और NRHM समझ में आ गया होगा। बातें अगर क्लियर है तो आप लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपको पूरा सोशल फार्मेसी में 70 में 70 दिलाने वाला है। इंट्रोडक्शंस टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसके क्या क्या रोल हैं, क्या क्या गोल हैं, वो सब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो जो मिलेनियम गोल है, इसकी शुरुआत यूनाइटेड स्टेट से हुई है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में हुई है। जब इसकी मीटिंग हो रही थी तो उसमें 189 कंट्री क्या कर रहे थे, मीटिंग के दौरान, ठीक है, भाग लिए थे, ठीक है, यानी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, पार्टिसिपेट 189 देशों ने किया था। लेकिन उन 189 देशों में कुल 147 देशों ने उस जो भी वहाँ पर मीटिंग हुई थी उनकी बातों में उन्होंने क्या किया था, सहमति जताई थी, ठीक है। क्या किया था, 147 देशों ने क्या किया था, उनकी बातों से सहमत हुए थे। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। चलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके गोल के बारे में। तो इरेडिकेट एक्सट्रीम्स पॉवर्टी, मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी देश, कोई भी कंट्री भूखमरी से मर रहा है, ठीक है, भूखमरी से अगर मर रहा है तो उसकी जो दूसरे देश हैं वो क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। बातें सबको समझ में आ रही है, यही इसका मेन गोल है। कोई भी देश अगर किसी बीमारी से तड़प रहा है, वहाँ पर ज़्यादा बीमारी आ गई है, तो उसकी दूसरा देश क्या करेगा, मदद करेगा। बातें सभी को समझ में आ रही है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भूखमरी में क्या करना, मदद करना। प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए प्राथमिक रूप से क्या करना, शिक्षा की व्यवस्था करवाना, ठीक है। प्रमोट इक्वलिटी वुमेन पावर, मतलब जो मातृत्व शक्ति है उसकी इक्वलिटी को क्या करना, बढ़ावा देना, यानी जेंडर में इक्वलिटी को बढ़ावा देना। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो बच्चों की मृत्यु दर है, ठीक है, या फर्टिलाइजर दर है, उसमें क्या करना, उसमें कमी करना, ठीक है। जो मरने की दर है उसमें क्या करना, कमी करना, ठीक है। कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया, अदर डिजीज, मतलब इन सभी रोगों का क्या करना, बाहर करना, कम्बैट करना, हटाना, ख़त्म करना, ठीक है। ये इसका क्या था, गोल था। और ये इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, और जो मातृत्व हमारी हेल्थ है उनको क्या करना, उनकी हेल्थ में इम्प्रूव करना, ये इसका क्या था, गोल था, मिलेनियम गोल। बातें सभी को समझ में आ रही होंगी। आप इसको एक बार दो बार सुन लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। और यहाँ पर आखिरी पॉइंट है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और इस तरीके से क्या होती है, हमारी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलपमेंट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल तरीके से भी डेवलप कर सकते हैं। एक देश दूसरे देश की अगर मदद करेगा तो उस देश का क्या होगा, विकास होगा। तो आई होप आपको सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी एनर्जी के साथ। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।